नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 25 जून 2025 का कम्युनिकेशन का शिफ्ट 1 का पेपर। इससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के 25 जून के शिफ्ट 1 के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कम्युनिकेशन के करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास, व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, हरसेल्फ और कंटेम्पलेटिंग और ड्रीमिंग वाइल इन स्लीप, देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज। यानी कि जब कोई व्यक्ति स्वयं से बात कर रहा होता है अथवा निद्रा अवस्था में सोच अथवा स्वप्न देख रहा होता है तो इस प्रकार का संचार निम्न रूप से जाना जाता है। तो ऑप्शन रहने वाले हमारे पास इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्व्यक्तिक, दूसरा ऑप्शन रहने वाला हमारे पास इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक, तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास रहने वाला है वो है इंटरकल्चरल यानी कि अंतः सांस्कृतिक, और चौथा ऑप्शन जो हमारे पास रहने वाला है वो है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पे की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होने वाला है हमारे पास कि टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी कि जब हम अपने से ही बात कर रहे होते हैं तो हम कौन सा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इंटरपर्सनल की अगर हम बात करें तो कैसा कम्युनिकेशन रहने वाला है हमारे पास, इंटरपर्सनल यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो। इंटर वर्ल्ड का ही मतलब क्या होता है कि जब दो चीज़ों के बीच में कोई कह सकते हैं हम कि एक्सचेंज हो रहा हो, या तो किसी कम्युनिकेशन का या किसी थिंग का, तो वहाँ पे इंटर चीज़ आ जाती है। ठीक है, इससे हम किस चीज़ से याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल यानी कि जैसे एक इंडिया कंट्री हो गई, दूसरी कोई भी कंट्री हो गई, तो इनके बीच में जब कोई एक्सचेंज होगा किसी चीज़ का तो वहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, और अगर इंटर स्टेट की बात करें यानी कि दो राज्यों के बीच में, ठीक है, इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दो जिलों के बीच में, तो इंटर वर्ल्ड जो यूज़ होता है वो दो चीज़ों के जब एक्सचेंज होता है किसी चीज़ का, दो थिंग्स के एक्सचेंज होता है जब, तो वहाँ पे इंटर वर्ल्ड का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो खुद से जो हम कम्युनिकेशन करेंगे वहाँ पे जो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन वो रहेगा इंट्रा पर्सनल। ठीक है ना, अंतः वैयक्तिक। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि इंट्रा यानी कि खुद के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, खुद से ही हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यानी कि जब हम कह सकते हैं कि अपने से कम्युनिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अपने में उसका डिस्कशन कर रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि यार आगे हम किस तरह से बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों रहता है, क्योंकि एक इंटरपर्सनल हो गया और इंट्रापर्सनल हो गया, ये दो ऑप्शन हमें ज़्यादातर कंफ्यूजिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पहली बार कोई ये क्वेश्चन करेगा तो ज़्यादातर इंटरपर्सनल मार सकता है। इंटर का मतलब एक ये भी होता है कि खुद में, लेकिन यहाँ पे इंटर का मतलब उस तरह से नहीं लिया गया है। इंट्रापर्सनल यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर 2। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो हम पे सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि इफ़ द सेंडर हैज़ नॉट फॉर्मुलेटेड द आइडिया, थॉट और मैसेज इन अ प्रॉपर मैनर, इट कैन रिजल्ट इनटू अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। दिस बैरियर अकर्स एट डैश लेवल, यानी कि किस लेवल पे ये बैरियर कम्युनिकेशन में आएगा। यदि प्रेषक ने विचार, सोच अथवा संदेश का समुचित रूप से निरूपण नहीं किया है तो यह संचार में अवरोध बन सकता है। यह अवरोध किस स्तर पर हो सकता है। ऑप्शन रहने वाले हैं हमारे पास, सबसे पहले ट्रांसमिशन स्टेज यानी कि संचरण चरण, दूसरा है एट द एंड ऑफ डिकोडर, तीसरा है एट द एंड ऑफ एनकोडर, फोर्थ है टेक्निकल स्टेज। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मेन फोकस क्या रहने वाला है कि बैरियर बताना है हमें कम्युनिकेशन में कि किस लेवल पे बैरियर आएगा, कब, जब जो है सेंडर जो भेजने वाला है, मैसेज भेजने वाला, वो क्या है, आइडिया को अच्छी तरह से फॉर्मुलेट यानी कि खुद ही वो आइडिया को अच्छे तरह से नहीं बना पाए। तो हमारे पास किस तरह से रहने वाला है, SMCR। ये हमें याद रखना है क्या, कम्युनिकेशन का सिंपल मॉडल, सबसे सिंपल मॉडल यही है। यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सेंडर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, मैसेज। ठीक है, C से हो जाएगा हमारे पास चैनल, और R से हो जाएगा रिसीवर। ठीक है, तो ये चार हमें याद रखना है SMCR से। ठीक है,
तो अगर सेंडर की तरफ से कोई मैसेज फॉर्मुलेट अच्छे तरह से नहीं किया गया है तो बैरियर कम्युनिकेशन में कहाँ पे आने वाला है, एनकोड लेवल पे। ठीक है, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई मैसेज बना के भेजते हैं तो वहाँ पे जो मैसेज कम्युनिकेशन में बनाया जाता है उसे एनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज क्या होगा यहाँ से एनकोडिंग। ठीक है ना, मैसेज एनकोडिंग होगा और लास्ट में रहने वाला है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, रिसीवर मैसेज को डिकोड करेगा। ठीक है, अब ट्रांसमिशन स्टेज क्या होती है कि जो मैसेज जिस चैनल के जरिए भेजा जा रहा है, क्या वो ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है कि किस तरह से आप भेज रहे हो। ठीक है, डिकोडिंग कहाँ पे होगी, रिसीवर के एंड पे, एनकोडिंग होगी सेंडर के एंड पे। ठीक है, और टेक्निकल स्टेज, टेक्निकल का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो होगा हमारे पास टेक्निकल स्टेज। तो इस तरह से जो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सेंडर जब फॉर्मुलेट नहीं कर पाएगा आइडिया को अच्छे ढंग से, और इससे क्या हो जाएगा, अगर बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन में तो ये कहाँ पे होने वाला है, एट द एंड ऑफ एनकोडर ये जो है हमारे पास बैरियर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है हमारे पास वो है आंसर नंबर 3। एक बार फिर से अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन के स्टेप क्या होते हैं, सेंडर मैसेज भेजेगा किसी चैनल के जरिए जो रिसीवर के पास जाएगा। फीडबैक बाकी बाद में की बात है, फीडबैक तो किसी चैनल में किसी जो है कम्युनिकेशन मॉडल में होता है, किसी में नहीं होता है, वो तो मॉडल पे डिपेंड है। लेकिन नॉर्मल जो हमारे पास मॉडल होता है वो होता है सेंडर, ठीक है, फिर होता है मैसेज, फिर होता है चैनल और लास्ट में होता है रिसीवर। सेंडर मैसेज को एनकोड करेगा, ठीक है, और रिसीवर जो है मैसेज को डिकोड करेगा। चैनल जो है क्या करेगा, ये मीडियम का काम करेगा एक तरह से। ठीक है, यानी कि आप किसके माध्यम से भेज रहे हैं। चैनल में हमारे पास क्या हो सकता है, डायरेक्ट अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो ये भी एक चैनल है कि अगर हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। चैनल में हमारे पास मीडिया भी हो सकता है। ठीक है, हम कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं तो वो भी एक चैनल की तरह काम करेगा, तो उसको हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़े। ओके, जो इसमें हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि निम्न में से कौन मीडिया संगठन है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन के ऑप्शन रहने वाले हैं, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया यानी कि RNI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड यानी कि ABC, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन USMC। इसमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना था इनका ऑप्शन में। पहला ऑप्शन था B and E ओनली, सेकेंड ऑप्शन था A and B ओनली, थर्ड ऑप्शन था A, C and D ओनली, और फोर्थ ऑप्शन जो था हमारे पास A, B and C ओनली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक से अगर जाएंगे, यहाँ बात की जा रही है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की, और यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास क्या आ चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो फैशन और मीडिया में तो ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत फर्क आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम बी ऑप्शन डायरेक्ट हटाएंगे तो पहला ऑप्शन कट, सेकंड ऑप्शन कट, थर्ड ऑप्शन कट, ऑप्शन हमारे पास बचा सी, A, C and D ओनली हमारे पास आंसर रहने वाला है, और इसका आंसर है थर्ड। यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे फेमस प्रेस जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन जो है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि ये भी एक तरह से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का काम करती है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन थी, तो ये क्या किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मास कम्युनिकेशन के बारे में, तो ये भी क्या है, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहने वाला है। जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है, यह है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल्फ जनरेटेड फीडबैक, यानी कि निम्न में से किसे स्वनिर्मित प्रतिक्रिया नहीं माना जाता है। इसमें जो हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन एश्योरेंस, ठीक है, सेकंड ऑप्शन रहने वाला है प्रीव्यूइंग यानी कि पूर्वावलोकन, थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास रहने वाला है रिट्रेसिंग यानी कि पुनः पता लगाना, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो रहने वाला हमारे पास वो है ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। बात की जा रही है यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड फीडबैक की, यानी कि ऐसा फीडबैक जो हम खुद से दें अपने आप को। ठीक है,
जो हम फीडबैक अपने आप को अपने से दे, वही क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक होता है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो प्रीव्यू अगर हम सबसे पहले देखें तो प्रीव्यू का मतलब ही क्या होता है कि हम किसी चीज़ को फाइनल करने से पहले एक बार दोबारा चेक कर लें। ठीक है, जैसा मान लो कोई इमेज है, अगर हम उसे अपलोड करते हैं कहीं भी तो हमारे पास एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, यानी कि अपलोड करने से पहले हम क्या एक बार दोबारा वो चीज़ देख सकते हैं कि सही है या नहीं है। तो वो भी क्या है, हमारे लिए एक तरह से सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है। वहाँ पे हम खुद को बताएंगे कि हाँ ये हमारे पास ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो प्रीव्यू हमारे पास सेल्फ जनरेटेड फीडबैक में रहने वाला है। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो जो रहेगा हमारे पास वो है रिट्रेसिंग, यानी कि पुनः पता लगाना। ट्रेस का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज़ को फॉलो करता रहना कंटिन्यूअसली। ठीक है, और बात यहाँ पे क्या की जा रही है, रिट्रेसिंग, यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को पता करना। ठीक है, यानी कि पहले से हम पता कर रहे थे लेकिन अब दोबारा फिर से पता करना है। ठीक है, रिट्रेसिंग में हम एग्जांपल दे सकते हैं, हम अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उस स्टडी में हम देख रहे हैं कि हमारा जो कह सकते हैं हम कि हमें क्या बदलाव आ रहा है, हम चीज़ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, रिट्रेसिंग देखेंगे। तो इसलिए ये रिट्रेसिंग भी हमारे पास क्या है, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। ये भी एक तरह से क्या है, रिट्रेसिंग का ही पार्ट हो जाएगा कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि पिछली परफॉर्मेंस हमारी किस तरह से थी और अब की परफॉर्मेंस हमारी किस तरह से है। ठीक है, तो ये भी क्या एक सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करें एश्योरेंस की। एश्योरेंस यानी कि यहाँ पे एश्योरेंस को हिंदी में बीमा लिखा गया है, लेकिन उस तरह से नहीं है। एश्योरेंस जो हम यहाँ पे टर्म देख रहे हैं, इसका मतलब कि अश्योर करना। अश्योर हम खुद को कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अश्योर हम हमेशा क्या है, दूसरों को करेंगे। यानी कि अश्योर का मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमने कोई काम हाथ में लिया है, ठीक है, और हम दूसरे को अश्योर कर रहे हैं कि भाई मैं ये काम कर लूँगा, ठीक है, या कर लूँगी। इस तरह से जो है अश्योरेंस होता है। ये हम खुद को नहीं कर सकते। खुद में जो है अश्योरेंस की वो नहीं रहती है। खुद में क्या है, हम प्रीव्यू कर सकते हैं सेल्फ जनरेटेड फीडबैक में, रिट्रेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन एश्योरेंस में हम फीडबैक सेल्फ के लिए, खुद के लिए जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, एश्योर हम दूसरे को कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो ये 4 जो है हमारे पास कम्युनिकेशन की यूनिट में आए थे। हालांकि इसमें 2 क्वेश्चन मूवीज़ को लेकर भी थे, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं यहाँ पे करा रहा हूँ क्योंकि मूवी के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस आगे मुश्किल है। ठीक है, एक बार आ गए नेट में, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आएंगे। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इन्हीं के इर्द गिर्द क्या है क्वेश्चन दोबारा भी हम देखेंगे। हम और शिफ्ट में भी क्या देखेंगे कि इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे आगे, और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम क्या है और शिफ्ट में भी देखेंगे। तो कम्युनिकेशन के इस यूनिट में आज इतना ही। मिलता है आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।